नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, एक महत्वपूर्ण विषय जो आप थंबनेल की सहायता से समझ ही गए होंगे कि 7वें चरण के अंतर्गत अब शिक्षक बनना टफ हो गया है, यानी कि थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। याद कीजिए, जिस समय 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, हालांकि बहुत सारे नियोजन इकाई में यह संपन्न नहीं हो पाई, लेकिन विभाग की ओर से कहा गया कि 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया अब संपन्न लगभग हो चुकी है। उसके बाद विभाग की ओर से यह बातें निकल करके आ रही थी कि अब 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। इस 2.25 लाख शिक्षकों में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा थोड़ी सी शिथिलता देखी गई। अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार डिमांड किया गया कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए और वह पुराने नियोजन शिक्षकों का जो नियोजन नियमावली है उसके आधार पर ही होनी थी। लेकिन धीरे धीरे यह समय बढ़ता गया और बात अब आकर के यहाँ टिक गई है कि अब की जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी वह नए शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा इस बात की जानकारी आपको मिल गई होगी, यानी कि शिक्षा मंत्री के द्वारा हाल फिलहाल कहा गया है कि 7वें चरण के लिए जो शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 बनाई जाएगी, यानी कि वह बन करके हस्ताक्षर होकर के कैबिनेट में चला गया है। कैबिनेट से पास होने के बाद वह आप लोगों को मिल जाएगा और उसी के द्वारा अकॉर्डिंग टू, यानी कि इस नियम के आधार पे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो हम लोग मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से समझने के लिए उपस्थित हुए हैं कि वह जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होगी उसमें शिक्षक बनना टफ किस प्रकार से हो गया। जिस समय 6ठे चरण समाप्त हुई थी उस समय अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि बिहार में पुनः बीटेट या तो फिर सीटेट का इंतजार ना किया जाए। बीटेट के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कही गई कि फिलहाल बीटेट के लिए हम लोगों के द्वारा कोई ऐसा विचार नहीं किया गया है कि बीटेट लिया जाएगा। यदि वैसी कोई आवश्यकता होगी तो भविष्य में इसको पुनः लिया जा सकता है। तो वह तो थम गया, वह बात, बीटेट परीक्षा नहीं हुई। लेकिन सीटेट का जो टर्म चलता है साल में 2 बार, अभ्यर्थियों ने सीटेट में अप्लाई किया और उसका पिछले दिन 14 फरवरी को आंसर की भी जारी किया गया। आंसर की सहायता से विद्यार्थियों ने अपना आंसर देखा, मिलान किया और उसमें देखने के बाद उसे प्रतीत हुआ कि मेरा आंसर हद तक सही है, मैं इसमें इतना नंबर 110, 125, 90, यानी कि 90 से ऊपर जिनका आ गया जनरल के लिए वह क्वालिफाई हो चुके। ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी के लिए जिनका 55% से अधिक नंबर आ गया, यानी कि 55% कहने का अर्थ हो गया कि 82.5 अंक यदि उन अभ्यर्थियों का आ गया तो वह क्वालिफाई हो चुके। तो यहाँ भी सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई। तो अब हम लोग इसको समझने के लिए बोर्ड की सहायता लेते हैं। 7वें चरण में शिक्षक बनना टफ, यहाँ भी हेडिंग में रखा हूँ। और बिहार में शिक्षक बनने के लिए बीटेट और सीटेट, यानी कि बिहार में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा ली जाती है वह भी मान्य है, वह भी वैलिड है। और इसके साथ साथ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्र की ओर से जो टेट परीक्षा ली जाती है, सीटेट परीक्षा, उसे भी क्वालिफाई करने के बाद बिहार में शिक्षक बन जाते हैं। तो इस बार बिहार के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे सुनहरा मौका मिलेगा और सीटेट की परीक्षा बिहार के अभ्यर्थियों के लिए इस बार एक कौतूहल के रूप में लगा कि इसमें अधिक से अधिक लोगों ने क्वालिफाई किया और वह सोचे कि इस बार यदि सीटेट में भी यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो यह भी संख्या बढ़ जाएगी। तो बीटेट याद कीजिए कि 2011 से 2017 तक परीक्षा हुई थी। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे और 2011 से 2017 के बीच जो अभ्यर्थियों की संख्या थी कुल मिलाकर के देखी जाए
तो उन अभ्यर्थियों में से जितने चरण हुए थे बिहार में बहाली प्रक्रिया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी चरण के अंतर्गत, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं और विद्यालय में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें से भी 2011-2017 में भी कुछ अभ्यर्थी अभी भी बचे हुए हैं। तो यह संख्या याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि इसकी संख्या, उन अभ्यर्थियों की संख्या जो बीटेट किए हुए हैं। उसके बाद सीटेट की बात करते हैं तो 2011 से 2021 तक यह परीक्षा कंटिन्यू चल रही है। तो फिलहाल 2011-2021 में जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं बीटेट में, यहाँ पे बिहार में बीटेट में क्वालिफाई करने के बाद, सीटेट में भी क्वालिफाई करने के बाद, इसमें भी बहुत सारे योग्य शिक्षक बन चुके हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और सीटेट जो कि 2011-2021 में अभ्यर्थी पास किए हैं, इसमें से भी बहुत सारे बिहार के शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन इनमें भी बहुत सारे तादाद में अभी भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे। तो इसकी संख्या, जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं इसमें इसकी संख्या, और 2011-2017 बीटेट किए हुए हैं इसकी संख्या, तो इसमें भी बहुत सारी संख्या बची हुई है। इसमें भी बहुत सारी संख्या बची हुई है अभ्यर्थियों की जो कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए वेटिंग है। इन लोगों का डिमांड था कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए 7वें चरण के लिए और बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराई जाए। लेकिन विलंबता के कारण अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2023 में जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है सीटेट का, उसमें भी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो 2.25 लाख के इर्द गिर्द बताई जा रही है वैकेंसी, उसमें फाइटिंग होगी, एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास करेगा। तो इसमें पछाड़ने की बात यह है कि जिनका अधिक मेधा अंक बनेगा वह एबल होंगे, वह योग्य होंगे, और जिनका मेधा अंक कम बनेगा वह इसके बाद भी बचे रह जाएंगे, 7वें चरण के बाद भी बचे रह जाएंगे। क्योंकि जितनी संख्या है, जितनी वैकेंसी है, उससे अधिक संख्या में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। 2022 में जो रिजल्ट आने वाला है, फिलहाल आंसर की 14 फरवरी को जारी की गई है। उसके बाद अब फाइनल इसका जो अंक पत्र है, यानी कि इसका सीटेट का रिज़ल्ट, वह फरवरी के अंतिम सप्ताह तक में आने की बात कही जा रही है, वह आ ही जाएगा। तो इसके बाद इसमें वैसे भी अभ्यर्थी शामिल हैं जो सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है। अभी भी उसका रिज़ल्ट आने में, यानी कि जो डीएलएड या तो बीएड की बात करें, सेकेंड ईयर में शामिल है, तो उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है। सीटेट की ओर से इस प्रकार की छूट दी गई थी कि जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे अलाउ रखा गया था कि वह भी सीटेट में शामिल हो सकते हैं और अपना जो सीटेट प्रमाण पत्र है वह प्राप्त कर सकते हैं। और अगले चरण की जो प्रक्रियाएं होगी शिक्षक की, चाहे वह केंद्रीय शिक्षक हो या तो बिहार का शिक्षक हो या तो कहीं भी किसी भी स्टेट का शिक्षक हो, तो उसमें एबल होंगे। लेकिन जो विद्यार्थी सीटेट 2022 की दौड़ में है और उसका रिज़ल्ट अभी आने में कुछ समय ही बाकी है, लेकिन डीएलएड और बीएड का रिज़ल्ट आने में अभी भी 3 से 4 महीने बाकी बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से यह अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में शामिल होना चाहेगा। तो उसका भी सोच होगा, उसकी भी मंशा होगी कि थोड़ा सा विलम्ब हो नोटिफिकेशन आने में। वह ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि थोड़ा सा इतना दिन रुके, तो और भी कुछ दिन रुकिए, जो कि मेरा डीएलएड या तो बीएड का फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो कहने का अर्थ हो गया कि 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षक नियमावली 2023 सबसे पहले आनी है, क्योंकि इस नियमावली के आधार पर ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। और इसमें ऐसा प्रावधान इस नियमावली में लोगों को जानकारी मिल रही है मीडिया के द्वारा या तो फिर विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा, कि इस बार की जो व्यवस्था होगी वह
पुराने नियमावली से हट करके होगी। नई नियमावली आएगी तो उसमें तरह तरह की नई बातें होगी और इसी नियमावली के तरह 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो इसमें 2-3 मुख्य बातों को हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्य रूप से पहली बातें इस प्रकार से कही जा रही है कि पहले जो नियोजन इकाई के माध्यम से अभ्यर्थियों को फॉर्म अप्लाई करने का स्वतंत्रता दी जाती थी, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए छूट दी जाती थी, तो वह नियोजन इकाई घूम घूम करके फॉर्म अप्लाई करते थे। तो बिहार में लगभग 9,222 नियोजन इकाइयाँ थी जहाँ पे अभ्यर्थी फॉर्म गिराते थे। परेशानी होती थी, तो उस झमेला को, उस परेशानी को दूर करने के लिए इसमें तब्दीली की जाएगी। संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा जाता है। जब तक फाइनली नियमावली नहीं आ जाती है तब तक इस पे अनुमान लगाना ही कहा जाए। तो अब कही जा रही है कि 9,222 नियोजन इकाई को रद्द करके मात्र 38 जिला में ही नियोजन इकाई बनाई जाएगी और अभ्यर्थी को केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन के ज़रिए सेंट्रलाइज के तरीके से आवेदन देना होगा और उसको चॉइस के अनुसार से 2 या 3 जिला आप चॉइस देंगे और एक ज़िला में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो दूसरा, तीसरा या तो फिर चौथा जो चॉइस है वह स्वतः रद्द हो जाएगा और आपकी जो नियुक्ति होगी उस ज़िला में बिहार सरकार यानी कि शिक्षा विभाग के माध्यम से की जाएगी। आप मनचाहा जगह नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ज़िला को ही चूज कर सकते हैं। या तो फिर किस प्रकार से नियमावली आएगी उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अधिक संभावनाएं ऐसी ही बन रही हैं। तो यह पहली बात हुई। दूसरी बात आती है कि इसमें 40 और 60 का रेशियो चलेगा, यानी 40 और 60 का रेशियो चलेगा। तो 40 और 60 का हम लोग संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं कि 40 कहने का अर्थ हो गया कि मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग में आपका जो परसेंटेज मार्क्स बनता है, परसेंटेज बनता है, उसका 40% निकाला जाएगा। यानी सपोज कीजिए कि 60% बन रहा है आपका मैट्रिक, इंटर, ट्रेनिंग में, तो 60 का 40% निकालेंगे तो जो 6 चौक 24 यानी कि 24 मेधा अंक बनेगा। और उसके बाद 60 का कहने का अर्थ हो गया कि बीटेट या तो सीटेट में यदि आपका प्रतिशत अधिक है, जो भी प्रतिशत है, सपोज कीजिए कि आपका 70% बीटेट या सीटेट में है, तो 70 का 60% इसमें 100 से भाग देंगे, यानी 7 छक 42, इतना मेधा अंक बनता है। तो इस आधार पर बीच बीच में यह भी बातें निकल करके आ रही थी कि क्यों नहीं बीटेट और सीटेट के आधार पर ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, यह भी बातें हो रही थी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का फ़िलहाल जो परीक्षा हुई 2022 में, रिज़ल्ट आने वाला है सीटेट का जो रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें इस बार ऐसा कहा जा रहा है, प्रायः आप देखिएगा कि हर गांव मोहल्ले में बहुत सारे तादाद में, बहुत सारी संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं। और उनका कहना था कि इस बार का जो सीटेट का प्रश्न पत्र था काफ़ी इजी था और बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग माध्यम से क्वालिफाई किए हैं, लेकिन संख्या तो ज़्यादा हो चुकी है। तो पहले का जो 2011-2017 उसमें अभ्यर्थी, उसके बाद 2011 से 2021 में बचे हुए अभ्यर्थी, उसके बाद फाइनली सीटेट में 2022 में जो रिज़ल्ट आ रहा है इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इनकी संख्या, और बहुत क्वालिफाई करने का साथ साथ बहुत अधिक अंकों से भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इनकी संख्या भी अधिक होगी, इनका परसेंटेज भी अधिक होगा। तो जो 2011-2017 या तो फिर 2011-2021 सीटेट और बीटेट में बचे हुए अभ्यर्थी हैं, उसको आने वाले आगे जो अभ्यर्थी अभी हाल फिलहाल क्वालिफाई करेंगे वह पछाड़ सकता है अंकों में। यदि बात हो जाती है बीटेट या सीटेट के प्रतिशत के आधार पर ही सिलेक्शन, तो उसमें पिछले अभ्यर्थी को परेशानी होगी। लेकिन कहीं कहीं पे यदि मैट्रिक, इंटर, ट्रेनिंग में कुछ अभ्यर्थियों का ज़्यादा परसेंटेज है तो उस परसेंटेज का मात्र 40% ही तो आ रहा है, यानी उसका सिर्फ 40%। लेकिन सीटेट में जो क्वालिफाई करेंगे तो उसका 60% तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सभी का मिला करके, सभी अभ्यर्थियों को मिला जुला करके देखें तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ चुकी है। जिन अभ्यर्थियों का
मेधा अंक कम बन रहा है उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, और ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल है कि किन किन अभ्यर्थियों का होगा। लेकिन जिसका हाई मेधा है तो मेधा अंक सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म जब आप भरेंगे तो मेधा अंक बनेगा सबसे हाई जाएगा, हाई से नीचे की ओर घिसकते चलेगा, यानी कि घटते क्रम में आते चलेगा, और कहीं ऐसी स्थिति आकर के हो जाएगी कि जहां सभी सीट फुल फिल हो जाएगा, तो कुछ अभ्यर्थी अभी भी बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को एनालिसिस करने का प्रयास किया, जहां तक हमारी समझ थी, जहां तक हमारी सोच है। आपकी क्या सोच है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लोगों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि 7वें चरण के अंतर्गत शिक्षक बनना जो पहले की स्थिति थी, 6ठे चरण के बाद की स्थिति अब 7वें चरण में जब हो रही है तो वह टफ हो जाएगी। तो टफ होगी तो यह सभी अभ्यर्थियों के लिए होगी, लेकिन जिसका मेधा अंक कम होता है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति होगी। जिसका मेधा अंक ज़्यादा बन जाता है उसके लिए अच्छी बात होगी। और मेधा अंक यदि ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वह अभ्यर्थी यदि सीटेट या तो मैट्रिक इंटर ट्रेनिंग में अधिक से अधिक यदि नंबर लाए हों और उसका मेधा अंक बन रहा है तो वह एक अच्छे अभ्यर्थी हैं, अच्छे अभ्यर्थियों की श्रेणी में वह आएगा। और वैसे अभ्यर्थी को ही तो छांटने की यह व्यवस्था हो रही है 40 और 60 का। और 7वें चरण के अंतर्गत निश्चित रूप से एक योग्य और अनुभवी और अच्छे शिक्षक विद्यालय में आएंगे और बच्चों का भविष्य सुधारने में वह अधिक योगदान जरूर देंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।